बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपना फिजियो का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, पहले हमने ब्लड ग्रुप स्टार्ट किया हुआ था जो हमारा टॉपिक था। तो कल हमने कुछ टर्मिनोलॉजी ब्लड से रिलेटेड, म्यूट कर दें। तो कल हमने कुछ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, जिसमें हमने देखा था कि एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीबॉडीज क्या होती हैं, उसके बाद एग्लूटिनिन्स क्या होती हैं, उसके बाद जो है ना एग्लूटिनोजेंस क्या होते हैं, और एग्लूटिनेशंस। ये सारी टर्मिनोलॉजी हमने कल डिस्कस की थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, यानी कि ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं कि किस इंसान का ब्लड ग्रुप कौन सा है। क्योंकि जब ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होती है ना, तो ब्लड की ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड ग्रुप को चेक करना जरूरी होता है। मोर देन 20 जेनेटिकली डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप सिस्टम आर नॉन टूडे। ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो मोर देन 20 जेनेटिकली जो है ना ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जो मतलब आजकल जिनको जो यूज हो रहे होते हैं या जिनको जाने जाते हैं। लेकिन उनमें ओ ए बी सिस्टम और उसके अलावा एक RH सिस्टम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस दैट डिटरमाइंड बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लेकिन मोस्टली जो प्रैक्टिस में यूज हो रहे हैं ना, वो दो सिस्टम होते हैं। एक OAB ब्लड सिस्टम होता है और RH ब्लड सिस्टम होता है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले इनको यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। एक होते हैं OAB ब्लड टाइप और दूसरा RH ब्लड टाइप। हम पहले ब्लड का ग्रुप देखते हैं, सिस्टम जो होता है OAB ब्लड टाइप या ब्लड सिस्टम। The OAB blood groups were the first to be discovered in 1900 and the most important is assuring safe blood transfusion। जो सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप यूज हुआ था, ठीक है, जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था ब्लड की ट्रांसफ्यूजन को सेफली तौर पर, ताकि हम यकीनी बना सकें, तो जो सिस्टम था वो था AOAB ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो 1900 में जिसको डिस्कवर किया गया था। In transfusion blood from one person to another person, the blood of the donors and recipients are normally classified into four major OAB blood type। ठीक है, तो इसमें होता है कि जो ब्लड को जब हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, जब ब्लड हम लगाते हैं, एक इंसान का ब्लड दूसरे इंसान में जो जब ट्रांसफर किया जाता है ब्लड को, तो जो ब्लड्स ऑफ डोनर्स, डोनर्स का मतलब होता है कि वो पर्सन जो ब्लड दे रहा होता है, एंड रेसिपिएंट्स, रेसिपिएंट्स का मतलब होता है जो कि ब्लड रिसीव कर रहा होता है। तो उन दोनों के नॉर्मली तौर पर हम उनके मेजर चार जो होती हैं ब्लड ग्रुप बनाते हैं OAB ब्लड ग्रुप के निस्बत। एक ए होता है ब्लड ग्रुप, दूसरा होता है ब्लड ग्रुप बी, तीसरा ब्लड ग्रुप O, और ए और बी चार ग्रुप्स में हम टाइप्स के ब्लड ग्रुप को, ये जो सिस्टम होता है, हम इसे OAB ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो डोनर्स होते हैं जिन्होंने ब्लड देना होता है, और वो पर्सन जो रिसिपिएंट्स है जो ब्लड रिसीव कर रहे होते हैं, उनके ब्लड ग्रुप को हम चार टाइप्स में डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू एग्लूटिनेजेंस। ठीक है, दो एग्लूटिनोजन जिनमें एक एंटीजन होती है ए, जिनको हम एंटीजेंस कहते हैं। ए एंड बी ब्लड ग्रुप आर डिफाइंड बाय द OAB सिस्टम। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन से हम जिसको डिफाइन करते हैं कि ए कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी कौन सा ब्लड ग्रुप है हमारे पास, ओ कौन सा है, और ए बी कौन से ब्लड ग्रुप है। पहले हम इसमें देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए कौन सा होता है। ब्लड ग्रुप ए हैज एंटीजन ऑन द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप ए होता है ना, वो ए एंटीजन रखता है। हमने एंटीजन पढ़ा था ना, कोई भी जो एंटीजन जो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं, जो कि हमारे बेसिकली क्या होते हैं कि डिफेंस सिस्टम के अंदर होते हैं, जो हमारा कुव्वत मुदाफ का सिस्टम होता है, वहां पे मौजूद होते हैं। कोई भी एंटीजन जो कि नेचुरल हमारी अगर बॉडी के अंदर होते हैं या जो बाहर से आते हैं, तो उसके अगेंस्ट फौरी तौर पर एंटीबॉडीज बनती है। तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है जिन लोगों का, उनमें ए एंटीजन होता है उनके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, विद एंटीबॉडीज बी इन द प्लाज्मा, और उनकी जो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होती है बी होती है। यानी कि उनके अगर हम रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन देखते हैं, जब टेस्ट करते हैं, तो एंटीजन ए होगा, और जो उनकी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होती है ना, वो बी होंगी। तो उन लोगों का ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, जब आप ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, तो जब आप टेस्ट करते हो उस रिपोर्ट के अंदर, अगर उस पर्सन के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ए एंटीजन होते हैं और उनके प्लाज्मा के अंदर बी एंटीबॉडीज होती हैं, तो उन लोगों का ब्लड ग्रुप ए होता है। उसके बाद है ब्लड ग्रुप बी। अब ब्लड ग्रुप बी हैज बी एंटीजन विद ए एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। अब इन पर्सन में क्या होता है कि इनके जो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन होते हैं ना, वो बी एंटीजन होते हैं। ठीक है, एंटीजन तो बी होते हैं,
लेकिन उनकी जो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं वो ए होती हैं, तो हम उनको ब्लड ग्रुप बी कहते हैं। उसके बाद है ब्लड ग्रुप ओ। अब जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, नो एंटीबॉडीज बट बोथ ए एंड नो एंटीजन। अब ये वो होते हैं जिनके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है, यानी कि एंटीजन तो उनके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर नहीं होता, लेकिन उनके प्लाज्मा के अंदर ए और बी दोनों एंटीबॉडी मौजूद होती है, तो उनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, ठीक है। जो यानी कि आप एंटीजन देखोगे, अगर ए एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा और एंटीबॉडीज उसमें बी होगी। लेकिन अगर बी एंटीजन होगा लेकिन एंटीबॉडीज ए होंगी तो वो ब्लड ग्रुप हमारे पास बी होगा। अगर हम ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो एंटीजन कोई भी नहीं होता उन लोगों के आरबीसीज के ऊपर, लेकिन उनमें ए और बी दोनों एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। अब जिनका ब्लड ग्रुप ए और बी होता है उनमें क्या होता है, उन लोगों के अंदर बहुत ए और बी एंटीजन तो होते हैं उनके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, लेकिन उनमें कोई एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होती। जब हम ये टेस्ट करते हैं इससे हमें पता चलता है कि कौन से पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। यानी कि ब्लड ग्रुप जिनका ए बी होगा उनमें एंटीजन दोनों होंगे, ए और बी। उनका ब्लड ग्रुप ए बी है ना, तो हमने एंटीजन से देखना है, तो उनमें एंटीजन ए और बी दोनों है, तो ब्लड ग्रुप ए और बी है, लेकिन एंटीबॉडीज नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ है ना, अब इसमें ए बी का जिक्र ही नहीं है, तो हम देखते हैं कि इसमें एंटीजन है ही नहीं, नो एंटीजन, लेकिन इनमें एंटीबॉडीज ए और बी मौजूद है। और बी जिनका ब्लड ग्रुप है उसमें बी एंटीजन है, और जिनका ए ब्लड ग्रुप होता है ए एंटीजन करता है, ठीक है। आपने इस तरह से इसको याद रखना है। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं, ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जिनका ग्रुप ए होता है ए एंटीजन मौजूद होती है, जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है उनमें बी एंटीजन होते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप ए और बी होता है उनमें दोनों ए और बी एंटीजन होते हैं, और जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके ऊपर नो यानी कि जीरो एंटीजन है, कोई एंटीजन मौजूद नहीं है। इसका ओ नहीं लिखा हुआ बल्कि ये जीरो है, नो हमने पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप ओ है नो एंटीजन। अब एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, अब जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनके प्लाज्मा के अंदर बी एंटीजन मौजूद है, जब सॉरी एंटीबॉडीज जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है उनके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, जबकि ए और बी के अंदर कोई एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होती, और जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके अंदर एंटीबॉडीज ए और बी दोनों मौजूद होती हैं। अब एंटीजन इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर ए एंटीजन होते हैं, इनमें इनमें बी एंटीजन होता है, उन्होंने कलर बताया हुआ है कि कौन से है। उसके बाद जो रेड कलर का एंटीजन होता है ए, और इसमें बाद ये आपको ग्रीन कलर का बी नजर आ रहा है। उसके बाद जो ए और बी और इनमें कोई भी नहीं होते एंटीजन। उसके बाद हम दूसरा सिस्टम चेक करते हैं जो हमारे पास आर एच फैक्टर है, जिसको हम रिवर्सिस फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी बेस के ऊपर हमने किस तरह से डिस्कस करते हैं कि जो आर एच फैक्टर होता है जिसको हम जो होती है रिहोसिस फैक्टर कहते हैं, along with the OAB blood type system, the RH blood type system is also important when transfusion blood, ठीक है। जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं फर्स्ट जो यूज होता है वो OAB ब्लड ग्रुप होता है, सेकंड जो होता है वो RH फैक्टर यानी कि RH जो जिसको हम रिहोसिस फैक्टर्स भी कहते हैं वो वाला ब्लड ग्रुप यूज होता है। RH फैक्टर इज एन एंटीजन प्रेजेंट इन द आरबीसी। RH फैक्टर बेसिकली क्या होता है, ये एक एंटीजन होता है जिसको RH एंटीजन का नाम दिया जाता है। ये जो आरबीसी के ऊपर मौजूद होता है ये एंटीजन होता है। RH फैक्टर बेसिकली एंटीजन है जो आरबीसी के ऊपर मौजूद होता है। There are many RH antigens but only the D is more antigen in human। वैसे तो RH अगर हम एंटीजन की बात करते हैं ना काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस के अंदर मोस्टली यूज होने वाला होता है वो डी एंटीजन होता है। आपने याद रखना एमसीक्यूज में भी आपको भी आ सकता है कि ह्यूमंस के अंदर कौन सा RH एंटीजन यूज होता है, तो डी यूज होता है। द पर्सन हैविंग डी एंटीजन आर कॉल्ड RH पॉजिटिव। अब हम कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से पर्सन RH पॉजिटिव और कौन से RH नेगेटिव? वो पर्सन जिनमें डी एंटीजन मौजूद होता है उनके आरबीसी के ऊपर, तो उससे हमें पता चलेगा कि वो RH पॉजिटिव है। और जिनके विदाउट डी एंटीजन और जिनके प्लाज्मा जिनके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो है ना डी एंटीजन नहीं होता है तो वो RH नेगेटिव होते हैं। दिस मीन्स दैट यू कैन बी वन ऑफ द 8 ब्लड ग्रुप। अब हमारे पास टोटल 8 ब्लड ग्रुप होते हैं जिसमें से किसी भी इंसान का कोई एक ब्लड ग्रुप हो सकता है। पहला जो होगा, अगर ए जिनमें RH-D पॉजिटिव होता है उनको ए पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। और दूसरे ए जिनमें RH-D नेगेटिव होता है उनको हम ए नेगेटिव होता है उनका ब्लड ग्रुप। और जिनके ब्लड ग्रुप ए होता है, जिनका ए ब्लड ग्रुप होता है और उनमें RH-D जो फैक्टर होता है वो पॉजिटिव होता है तो इनका ए प्लस होगा, ठीक है। अगर हम जो फर्दर अगर ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव भी होता है, बी पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव होता है,
ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। अब ये हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? हमने पहले दो सिस्टम पढ़े हैं ना, जिसमें हमारे पास एक ओ ए बी ब्लड ग्रुप का सिस्टम था और दूसरा हमारे पास आर एच फैक्टर था। अब जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है और उनमें आर एच डी जो फैक्टर है वो भी पॉजिटिव है, तो उनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा। जबकि वो जिनका ब्लड ग्रुप ए तो होता है लेकिन उनके अंदर जो आर एच फैक्टर होता है वो नेगेटिव है, तो हम उसको ए नेगेटिव कहेंगे। इस तरह बी का है, उनमें बी जो होता है ब्लड ग्रुप है उनका और उनमें आर एच फैक्टर पॉजिटिव है, इनके दोनों चीजें हम देखेंगे। उनका ब्लड ग्रुप तो बी बी भी है और उनका आर एच फैक्टर पॉजिटिव है, तो हम उसको बी प्लस कहेंगे। और ऐसे जिनका ब्लड ग्रुप बी है लेकिन उनमें आर एच डी जो फैक्टर है वो नेगेटिव है, तो ब्लड ग्रुप बी होगा। और आर एच डी, अब जो जिनमें आर एच डी पॉजिटिव होता है, ठीक है, अब जिनके ओ ब्लड ग्रुप है ना, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन तो मौजूद ही नहीं होते, लेकिन उनमें आर एच फैक्टर अगर पॉजिटिव होगा तो वो ओ होगा, और जिनमें आर एच नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव होगा। इस तरह ए बी ब्लड ग्रुप है जिनका, उनमें आर एच डी अगर पॉजिटिव है तो उनको ए बी हम कहते हैं, ए बी प्लस कहेंगे, और अगर उनमें आर एच फैक्टर नेगेटिव है तो हम उनको ए बी नेगेटिव कहेंगे, क्योंकि ओ के ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन तो नहीं होता है ना, इसीलिए उसके साथ हम सिर्फ देखते हैं आर एच फैक्टर के पॉजिटिव है या नेगेटिव है। If RH positive blood is transfused to RH negative person for the first time, then anti D is formed in that person. ठीक है, अगर RH पॉजिटिव जिनमें होता है RH फैक्टर, उन लोगों का ब्लड को हम ट्रांसफ्यूज करते हैं RH नेगेटिव वाले पर्सन की तरफ फर्स्ट टाइम, तो जो डी होती है एंटीबॉडीज वो उन पर्सन के अंदर बनती है। ऑन द अदर हैंड देयर इज नो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इफ आर पॉजिटिव पर्सन रिसीव आर नेगेटिव। लेकिन वैसे जो ना कोई भी वहां पे रिस्क नहीं होता है, ये होता है कि फर्स्ट टाइम जब दिया जाता है तो वहां पे एंटी जो ना डी भी उनके अंदर बन सकती है। तो जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, आप एक पर्सन दूसरे पर ब्लड ट्रांसफर हो, तो ब्लड ग्रुप को चेक करना बहुत है ताकि किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है, जिसको हम ESR कहते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम देखते हैं कि एरिथ्रोसाइट्स का आपको पता है जिसमें रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, वो रेट होती है बेसिकली। तो हम अब देखते हैं कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसको हम ESR कहते हैं। ESR क्या होती है? इज द रेट एट विच आरबीसी सेटल्ड हो, यानी कि वो रेट, वो मतलब जिसके ऊपर आरबीसी जो बन रहे हैं वो सेटल हो रहे हैं, किस शरह से सेटल हो रहे हैं, किस रेशो से, किस रेट से, हम उसको एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। नॉर्मल जो आरबीसी होते हैं रिमेन सस्पेंडेड यूनिफॉर्म इन द सर्कुलेशन। हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो साइटोप्लाज्म होता है, जो हमारे ब्लड की सर्कुलेशन होती है, तो आरबीसी जो होते हैं ना, उसके अंदर जो है ना सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। इफ द ब्लड इज मिक्स विद एंटीकोएगुलेंट, ठीक है, लेकिन अगर कोई एंटीकोएगुलेंट आ जाता है जो कि कोएगुलेशन नहीं होने देता ब्लड की, उसके साथ मिक्स हो जाता है, देन अलो टू स्टैंड ऑन द वर्टिकल ट्यूब आरबीसी सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हमने उसको किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाला हुआ है ना, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वहां पे ब्लड सेटल डाउन हो जाए और वहां पे हम कोई एंटीकोएगुलेंट उसके साथ जो है ना ऐड कर लेते हैं, तो उसके बाद हम उसको एक वर्टिकल ट्यूब के अंदर रख देते हैं, तो आरबीसीज ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो जाते हैं। वैसे एक नॉर्मल अगर हम बात करते हैं तो जो आरबीसीज होते हैं वो सस्पेंड रहते हैं सर्कुलेशन के अंदर। लेकिन अगर हमने और ब्लड के साथ कोई एंटीकोगुलेंट, ठीक है, जो कोगुलेशन नहीं होने देता, जैसे स्प्रीन वगैरह थिनर के तौर पर यूज होते हैं, उनको हम ऐड कर देते हैं और हम उसको किसी भी वर्टिकल ट्यूब्स के अंदर रख देते हैं, तो आरबीसीज जो होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो वो रेट जिसकी बेस पे आरबीसी सेटल डाउन होते हैं, हम उसको ESR कहते हैं, यानी कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। उसके बाद है डिटरमिनेशन ऑफ ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो हमारे पास टू मेथड होते हैं, ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर हम ESR को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद पहला हमारे पास मेथड है वेस्टर्जन, ठीक है, वेस्टर ग्रेन्स मेथड, सॉरी वेस्टर ग्रेन्स मेथड है। दूसरा हमारे पास है विनट्रोब्स मेथड। दो तरह के हैं। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, हम इन मेथड्स में देखते हैं कि अगर हम इन मेथड्स कैलकुलेट करते हैं, जो नॉर्मल वैल्यू आती है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की, जो वेस्टर ग्रेन्स मेथड से आती है, उसमें अगर मेल्स का हम चेक करते हैं तो 5 to 10 मिलीमीटर होती है। ठीक है, ये आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की वैल्यू वगैरह आएंगी, तो आपने इनको ये जहन में रखना है। उसके बाद है फीमेल्स के अंदर जो है ना 10 to 15 मिलीमीटर वेस्टर्न मेथड के अकॉर्डिंग एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन की वैल्यू है। अगर आपसे पूछते हैं कि ESR की वैल्यू, अब उन्होंने दोनों मेथड में भी चेंज बताई है। वेस्टर्न ग्रेन्स मेथड में जो मेल्स के अंदर वैल्यू है ना ESR की, वो 5 to 10 मिलीमीटर है,
जबकि जो फीमेल के अंदर है ना वो 10 से 15 मिलीमीटर है। जबकि अगर हम विंट्रोब्स मेथड की बात करते हैं तो उसमें मेल की जो वैल्यू है नॉर्मल एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की, वो है ना 0 से लेके 10 मिलीमीटर, जबकि फीमेल के अंदर 0 से लेके 15 मिलीमीटर। आपने दोनों मेथड में भी याद रखने हैं कि वो इस तरह पूछ सकेंगे कि विंट्रोब मेथड में एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन की नॉर्मल वैल्यू क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेल के अंदर 0 से लेके 10 मिलीमीटर है और फीमेल के अंदर ना 0 से लेके 15 मिलीमीटर है। उसके बाद हम देखते हैं कि फैक्टर कौन से हैं जो इफेक्ट करते हैं ईएसआर को। जब हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जाहिर सी बात है कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। पहले हम देखते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। सेकेंड, साइज ऑफ आरबीसी जो सेकेंड फैक्टर है। हमने मुख्तलिफ साइज पढ़े थे ना आरबीसी के ऊपर के मुख्तलिफ साइज के होते हैं। उसके बाद विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। तीसरा फैक्टर हमने ये भी देखना है कि ब्लड की विस्कोसिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है ना ईएसआर की वैल्यू आएगी। उसके बाद है आरबीसी काउंट। उसके बाद ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है ब्लड के अंदर मौजूद है। कोलेस्ट्रॉल लेवल आ जाते हैं उसके अंदर कि कितना है उस पर्सन के अंदर। उसके बाद देखते हैं कि टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर चेक करते हैं कि उसका टेम्परेचर कितने है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो थर्मो रेगुलेशन हो जाती है तो ब्लड का फ्लो ऑटोमेटिक ज्यादा होता है, तो उसके साथ हमने तो ये फैक्टर भी आ जाता है कि हमने टेम्परेचर भी देखना होता है। उसके बाद है इन्फेक्शन। ठीक है, ये भी एक फैक्टर आ जाता है ना कि कोई पर्सन अगर किसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया तो जाहिर सी बात है उसका इम्यून सिस्टम तो पहले वीक होगा ना, तो ये सारे फैक्टर उसमें आ जाएंगे। उसका ब्लड पे भी इफेक्ट होगा उस इन्फेक्शन की वजह से, उसके आरबीसी के ऊपर भी उसका इफेक्ट आ जाएगा। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जिनको हम जहन में रखते हैं जब आरबीसी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद है कि ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन का मतलब होता है क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड को क्लॉट किस तरह से करना है। जैसे हमें कुछ जख्म हो जाता है ना तो ब्लड का फ्लो होता है तो हम उसको रोकते हैं, तो बेसिकली वहां पे दोबारा क्लॉट्स बन जाते हैं, तो वो हमारे ब्लड के फ्लो को रोक देते हैं, उसको हम ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज द प्रोसेस of conversion of soluble plasma fibrinogens into insoluble fibrin substance to form a clot। अब एक फेब्रिनोजन एक प्रोटीन होती है बेसिकली जो हमारे प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती है, ये सोल्यूबल फॉर्म के अंदर होती है। तो हमने क्या करना होता है, एक प्रोसेस के थ्रू ये जो सोल्यूबल प्लाज्मा फेब्रिनोजन प्रोटीन्स होती है ना, इसको कन्वर्ट किया जाता है इनसोल्यूबल सब्सटेंस जिसको फेब्रिन कहते हैं उसके अंदर। अब जो फेब्रिन होता है ना वो बेसिकली क्लॉट बनाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है हम इसको ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक प्रोटीन्स होती है जिसको हम फेब्रिनोजन प्रोटीन्स कहते हैं जो हमारे प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं। एक प्रोसेस के थ्रू ये जो सोल्यूबल प्रोटीन्स होती है वो एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस जिसको फेब्रिन कहते हैं उसके में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है, तो उसके बाद जाके वो बड़ा हमारे पास जो है ना एक क्लॉट बन जाता है जिसको हम ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि स्टेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के दरमियान कौन कौन सी स्टेज है। ब्लड क्लॉटिंग 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले प्रोथ्रम्बन एक्टिव। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रम्बन पहले बनती है। थ्रोम्बन भी बेसिकली एक ब्लड का क्लॉट ही होता है ना, थ्रोम्बन कोई चीज जो कि क्लॉटेड फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले वहां पे प्रोथ्रम्बन एक्टिवेट होता है। प्रोथ्रम्बन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बन के अंदर किसी भी एंजाइम या फैक्टर 2 के थ्रू। फैक्टर 2 या एक एंजाइम होता है वो प्रोथ्रम्बन को थ्रोम्बन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो अब थ्रोम्बन्स आगे जाके इनके एक पूरा प्रोसेस है। पहले प्रोथ्रोम्बन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके बाद एंजाइम या फैक्टर 2 होते हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो प्रोथ्रम्बन को थ्रोम्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। थ्रोम्बन आगे जो है ना फेब्रिनोजन में कन्वर्ट हो जाती है जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है। उसके बाद जो फेब्रिनोजेंस होते हैं ना जो जिसमें फैक्टर ए के थ्रू फेब्रन में कन्वर्ट हो जाता है। फेब्रन बेसिकली नॉन ग्लोबल नॉन प्रोटीन्स पार्ट होता है और ये जो होती है एक इनसोल्युबल जो होती है सब्सटेंट होता है जो कि आगे क्लॉट बना देता है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट हम देखते हैं कि फैक्टर जो प्रिवेंट करते हैं कोएगुलेशंस को और वो फैक्टर जो इंक्रीज कर रहे होते हैं कोएगुलेशंस को। फैक्टर प्रिवेंटिंग कोएगुलेशंस। सबसे पहले डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम होता है तो कोएगुलेशन नहीं होगी, ये एक मेन फैक्टर होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर कम हो जाता है ना किसी वजह से तो क्लॉटिंग कोएगुलेशन जो होती है वो नहीं होगी। अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद वाटर एंड वेट सरफेस। ठीक है, अगर कोएगुलेशन को प्रिवेंट करना है तो वाटर और वेट सरफेस के साथ भी कोएगुलेशन से हमने अवॉइड करना है।
उसके बाद प्रेसिपिटेशन ऑफ फेब्रिनोजन, अगर किसी वजह से फेब्रिनोजन के प्रेसिपिटेट बन गए हैं तो वो आगे फेब्रिन में ही कन्वर्ट नहीं होगी। जब वो फेब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगी तो वो आगे क्लॉट भी नहीं बनेगा, इनके कोएगुलेशन का प्रोसेस नहीं होगा। उसके बाद है एडिशन ऑफ हेपेरिन, ठीक है, पेप्टोन एंड सोडियम सिट्रेट, ये सारे बेसिकली क्लॉटिंग जो में हेल्प आउट करते हैं कोएगुलेशन प्रोसेस के अंदर। तो इनको अगर हम ऐड कर दें, सॉरी बल्कि जो हेपेरिन होती है या पेप्टोन सोडियम सिट्रेट वगैरह, ये जो है ना क्लॉटिंग के प्रोसेस को रोक देती है, एंटी कोएगुलेंट के तौर पर कामकारी होती है। जो हेपेरिन है इनके कोएगुलेशन को रोक देती है, एंटी कोएगुलेंट के तौर पर ये एक्ट करती है। तो ये सारे चीजें अगर हम ऐड कर देते हैं तो कोएगुलेशन का प्रोसेस नहीं होगा। उसके बाद है फैक्टर इंक्रीजिंग कोएगुलेशन, उनमें इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वही बात है, उसके उलट अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे कोएगुलेशन के प्रोसेस को भी इंक्रीज कर देंगे। कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड वेट सरफेस के साथ कोएगुलेशन ज्यादा हो जाएगी। हम उसमें थ्रोम्बोन अगर ऐड कर देंगे उसके अंदर हम ना कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देंगे, तो ये क्लॉटिंग के तौर पर एक्ट करेंगे, जो क्लॉटिंग के प्रोसेस को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक इधर ही क्लोज हो गया है, मैं एंड करें। तो इसमें आज हमने दो टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक हमने ब्लड ग्रुप पढ़े थे ना कि कितना ब्लड ग्रुप है, दो हमने उसके सिस्टम डिस्कस किए। उसके बाद हमने एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट पढ़ा था कि आरबीसी सेटल डाउन कैसे होते हैं, उनके हमने वैल्यू को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कोएगुलेशन का पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ फैक्टर डिस्कस किए हैं कि जो कोएगुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं और वो फैक्टर जो कोएगुलेशन को डिक्रीज कर रहे हैं। और बेसिकली क्लॉट कैसे बनता है हमने वो स्टेप्स देखे थे, जिसमें पहले प्रोथ्रम्बन होता है, वो थ्रम्बन में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रम्बन आगे फेब्रिनोजेंस बना देते हैं, फेब्रिनोजेंस आगे जाके फेब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फेब्रिन बेसिकली एक क्लॉट बनाने में हेल्प आउट करता है। इसको मैं इधर ही एंड कर रही हूँ। कल हम इंशाल्लाह अनीमिया अपना नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करेंगे।